नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। कल से टीकाकरण का तीसरा चरण शुरू होने जा रहा है, जिसमें 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को टीका दिया जाना है। लेकिन अधिकांश राज्यों ने इसमें हाथ खड़े कर दिए हैं। कई राज्यों ने कहा है कि उनके पास टीका है ही नहीं। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कल से लाइन में ना लगे, अभी टीका नहीं है। ये दिल्ली की ओर से कहा गया है। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो उसने कहा है कि पहला डोज नहीं मिला है। शायद 18 से 44 वर्ष की उम्र वालों को 1 मई से टीका ना लगे, ये महाराष्ट्र की ओर से आई है बात। और पंजाब की बात करें तो सरकार का कहना है कि सीरम इंस्टीट्यूट अगले महीने के मध्य तक ही कोविशील्ड दे पाएगी, यानी वहां पर भी नहीं हो पाएगा। राजस्थान 18 साल से 44 साल के लोगों के लिए टीका है ही नहीं, ये राजस्थान की ओर से कहा गया है। वहीं सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा है कि 15 मई से पहले टीका नहीं दे सकते, ये राजस्थान ने दलील दी है। तमिलनाडु ने कहा है कि 1.5 करोड़ डोज का ऑर्डर दे दिया है, कब मिलेंगे इस पर अभी तक पता नहीं है। उत्तर पूर्व के 8 राज्यों में भी 1 मई से टीकाकरण अभियान नहीं शुरू हो पाएगा। 8 में से किसी राज्य को नहीं पता कि कब अभियान शुरू हो पाएगा, क्योंकि वहां पर अभी तक वैक्सीन नहीं मिली है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहां टीके की किल्लत है, 5 दिन बाद आने को कहा गया है। इसके अलावा अगर बिहार, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और केरल की बात करें तो वहां पर भी तीसरे दौर का टीकाकरण समय पर शुरू नहीं हो पाएगा। तो यानी जो कल से अभियान शुरू हो रहा है कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को टीका लगा दिया जाए, उस पर फिलहाल राज्य सरकारों ने हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि उनके पास टीके नहीं हैं। और पुणे में कोरोना का कहर जितना तेज है, इंसानियत उतनी ही कमजोर पड़ गई है। यहां 1.5 साल का एक मासूम अपनी मां के शव के पास 2 दिन तक रहा, लेकिन बीमारी के डर से कोई उसके पास नहीं गया। बाद में पुलिस पहुंची और 2 महिला कांस्टेबल ने मां की जिम्मेदारी निभाई। कोरोना की जिस आशंका से पड़ोसी बच्चे के पास नहीं जा रहे थे, उस बच्चे की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव है। उसकी मां को कोरोना था या नहीं, यह भी अभी साफ नहीं है। पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट। ये तस्वीरें दिल झकझोरती हैं। वक्त के कहर से अनजान मृत मां के बगल में बैठा 1.5 साल का मासूम। पड़ोसियों ने तब तक सुध नहीं ली जब तक इस घर से आ रही बदबू ने परेशान नहीं किया। मकान मालिक के फोन कॉल पर पुलिस पहुंची, बच्चे को गोद में उठाया और पिंपरी चिंचवड़ पुलिस की महिला कांस्टेबल सुशीला गभाले और रेखा वजे ने मां की जिम्मेदारी खुद उठाई। मृत महिला का शव सोमवार को मिला, पर पुलिस को शक है कि मौत 2 दिन पहले हुई हो। बच्चा भी करीब 2 दिन से भूखा प्यासा बताया गया। कोरोना के डर से किसी ने भी मदद की नहीं सोची। मला पण 2 मुलं आहेत, एक मुलगा 8 वर्षाचा आणि एक मेरे भी 2 बच्चे हैं, एक 8, एक 6 साल का। ये अपना बच्चा जैसा लगा। जब मैं उसको चम्मच से दूध पिला रही थी तब वो बहुत जल्दी पी रहा था, भूखा था। आम्हाला बघूनच आम्ही व्याकुळ झालो। डॉक्टरांनी चेक केलं, त्याला सांगितलं थोडासा ताप आहे म्हणून। बच्चे को थोड़ा बुखार था। हमने जब डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बताया कि इसको अच्छे से खिलाओ पिलाओ, बाकी सब ठीक है। बच्चे को दूध पिलाने के बाद पानी के साथ हमने बिस्किट भी खिलाया। फिर बच्चे को हम कोरोना टेस्ट के लिए सरकारी अस्पताल लेकर गए। बच्चा अभी बाल शिशु गृह में है। लोग उस समय उस बच्चे के पास नहीं आ रहे थे कि कहीं उसकी माँ को कोरोना तो नहीं था और कहीं बच्चे को पास लेने से उनको कोरोना ना हो जाए। लेकिन हमारी ममता जागी और हमने बच्चे की मदद की। कुणाला काहीच कल्पना नव्हती, पण आम्हाला वाटलं आपल्या बाळासारखंच आहे ते। बच्चे का कोविड टेस्ट नेगेटिव है और फिलहाल बाल शिशु गृह में है। मां के शव को ऑटोप्सी के लिए भेजा गया है और विसेरा जांच के लिए सुरक्षित रखा है। फिलहाल महिला की मौत का कारण साफ नहीं। कौटुंबिक जबाबदारी आणि सामाजिक दृष्टिकोन या दोन्हींचा विचार करून त्यांनी अतिशय महत्त्वाचं काम केलेलं आहे। हमारी महिला कर्मचारियों ने परिवार और सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए बच्चों को पानी और दूध पिलाया और इस कार्य से समाज को संदेश दिया कि पुलिस की ड्यूटी निभाते समय परिवार की जिम्मेदारी कितनी महत्वपूर्ण होती है। कशी त्यांनी निभावायची असते। महिला का पति कुछ दिन पहले किसी काम से उत्तर प्रदेश गया था। पाबंदियों के बीच उसके लौटने का अब तक इंतजार है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया के लिए। देश में हर रोज आ रहे रिकॉर्ड नए कोरोना मामलों ने केंद्र और राज्य सरकारों के दावों की पोल खोल दी है। ना तो अस्पतालों में बेड मिल रहे हैं और ना ही ऑक्सीजन। एक और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ कह रहे हैं कि यूपी में बेड की कमी नहीं है, तो दूसरी ओर नोएडा में बेड न मिलने से लोग सड़कों पर मर रहे हैं। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट। जब ये कहेंगे
35 साल की जागृति गुप्ता नोएडा के सरकारी जिम्स अस्पताल की पार्किंग में खड़ी गाड़ी में तड़प रही हैं। हर सांस के लिए हांफ रही हैं, लेकिन अस्पताल ने इन्हें कह दिया कि ना बेड है ना ऑक्सीजन। गुरुवार सुबह 12:30 बजे यहां पहुंची जागृति के साथ आए लोग बार बार डॉक्टरों से मिन्नतें करते रहे। तकरीबन 3 घंटे बाद जागृति ने गाड़ी में दम तोड़ दिया। जागृति पेशे से इंजीनियर थी और ग्रेटर नोएडा में नौकरी करती थी। परिवार मध्य प्रदेश में। मैं यहाँ आया तो यहाँ पे एक लेडी मेरे सामने ही गाड़ी में पहले जब आई थी तभी से जो वो गाड़ी में लेटी हुई थी, शी वाज गैस्पिंग। उनकी जो है ऑक्सीजन बहुत ही कम थी, पर उनके साथ जो अटेंडेंट था वो इधर उधर भाग रहा था। डॉक्टर इनसे बोल रहा है कि इन्हें एडमिट कर लो, ये कर लो, बट नोबडी वाज लिसनिंग। उनके साथ जो अटेंडेंट था वो कंटिन्यूस उनकी चेस्ट को रब कर रहा था और उनको पानी और हाइड्रेटेड करने की कोशिश कर रहा था बेसिकली। तो ये सब सिचुएशन मेरे सामने चलती रही। बार बार वो काउंटर पर जाता था, बोलता था कि जी प्रॉब्लम है, और किसी ने सुना नहीं। अराउंड 3:30 के आसपास वो कोलैप्स कर गई। ये मेरे सामने का इंसिडेंट है। और उसके बाद जब वो जाके बोला है उनसे कि जी अब तो वो सांस भी नहीं ले रही हैं, तब स्टाफ भाग के आया है। देन दे चेक्ड और सीधे ये बोल दिया शी इज़ नो मोर। इनका नाम जागृति गुप्ता था। जो उनके साथ अटेंडेंट आया था उसने बताया कि इनका नाम जागृति गुप्ता है। ये अकेले रहती हैं। 2 छोटे बच्चे हैं जो इनके परिवार के साथ MP में रहते हैं। नोएडा के सरकारी अस्पतालों के बाहर कोरोना मरीजों के परिवार वाले मायूस होकर वापस लौट रहे हैं। सबको बता दिया गया है कि बेड नहीं है। क्या बोला? बेड अवेलेबल नहीं है। बेड अवेलेबल नहीं है। और भी हॉस्पिटल्स गए हैं आप? मैं काफ़ी हॉस्पिटल्स में ट्राई किया हूँ, बट कहीं पे भी बेड अवेलेबल नहीं है। आपका नाम क्या है? अमित। कौन है? पेरेंट्स, मेरे फादर है। फादर को कोविड है? जी। सैचुरेशन कितना है अभी? सैचुरेशन 94। क्या कह रहे हैं ये? कि ऑक्सीजन बेड अवेलेबल नहीं है। कितने ऑक्सीजन ट्राई किया हॉस्पिटल आपने? नाइट में कम हो जाता है, डे में ठीक है। अभी कितने हॉस्पिटल ट्राई किया नोएडा में आप? अभी मैंने यहीं ट्राई किया है। नोएडा प्रशासन ने ऑनलाइन कोविड ट्रैकर बना रखा है। यहां ऑक्सीजन और ICU बेड मिलाकर 2568 बेड हैं, लेकिन एक भी खाली नहीं है। हमने भी सरकारी हेल्पलाइन पर फोन करके पता किया तो हमें बताया गया कि पूरे नोएडा, ग्रेटर नोएडा में कहीं भी बेड नहीं है। नोएडा में कोई ऑक्सीजन बेड अवेलेबल है या ICU? सर अभी अपडेट ये है कि बेड्स नहीं है। आप कहाँ से? नोएडा से ही बात कर रहे हैं? यस मैम, नोएडा से ही बात कर रहे हैं। जी सर, लेकिन अभी अपडेट ये है कि बेड्स नहीं है। क्या रजिस्ट्रेशन कर रहे थे ना, वहाँ के लिए हम पेशेंट का नाम, मोबाइल नंबर नोट कर ले रहे हैं। जैसे कोई अपडेट होगा तो कॉल कर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी ना मैडम ICU में भी कोई बेड नहीं है और ऑक्सीजन बेड भी नहीं अवेलेबल। कुछ नहीं है, बहुत क्राइसिस चल रही है सर एक्चुअल में सब जगह पर। मैडम कितनी वेटिंग है अभी? सर वेटिंग में नहीं बता सकती, डाटा हमारे पास नहीं है, लेकिन वेटिंग काफी है। सरकार कुछ भी कहती रहे, लेकिन असलियत में पूरे उत्तर प्रदेश में हालात बहुत खराब हैं। हर रोज सैकड़ों लोग नोएडा में कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, लेकिन सरकार के पास इन्हें भर्ती करने के लिए बेड नहीं है। लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि जाएं तो जाएं कहां। हम इस वक्त नोएडा के एक बड़े प्राइवेट अस्पताल कैलाश हॉस्पिटल से बाहर निकल कर आए हैं और यहाँ पर भी बेड नहीं है। तो क्या सरकारी क्या प्राइवेट अस्पताल, सब कुछ भरा हुआ है, कहीं कोई बेड अवेलेबल नहीं है। तो सोचिए, जो लोग हर रोज कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं वो जाएं तो जाएं कहां, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि बेड ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और है। सहयोगी प्रेम सिंह के साथ नोएडा में सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी है। रोजाना 60 से 70 हजार के बीच लोग संक्रमित हो रहे हैं। अस्पताल में बिस्तरों की, ऑक्सीजन की कमी के आरोप भी लगातार जारी हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अब प्रशासन को तीसरी लहर के लिए तैयार रहने का आदेश दिया है। मुंबई और महाराष्ट्र में लॉकडाउन 15 मई तक बढ़ा दिया गया है। कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी है। यह है प्रवेश द्वार और यहाँ पर इस तरह से जो भी बाहर से गाड़ियाँ आ रही हैं उनकी सख्त जांच करने के बाद छोड़ा जाता है, देखा जाता है, उनकी तलाशी ली जाती है। खुद DCP यहाँ इस प्रक्रिया को मॉनिटर करते रहते हैं। 1 घंटा ज़्यादा चेकिंग करने के बाद कुछ रैंडम चेकिंग भी हम करते हैं। उसके ऊपर अगर कोई इसेंशियल सर्विसेज के अलावा अगर रोड पे कोई घूमता है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होती है। बट चेकिंग यहाँ पे स्ट्रिक्ट है और हमारे आपके माध्यम से लोगों से यही गुजारिश है कि बिना काम के कोई घर से बाहर ना निकले। अब राज्य सरकार दूसरी ही नहीं तीसरी लहर से निपटने की तैयारी में लग गई है।
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सभी जिला प्रशासकों को अभी से तैयारी करने का आदेश दिया है। इसके तहत सभी जिलों में फौरन ऑक्सीजन प्लांट लगे, जरूरी दवाओं का स्टॉक रहे और गरीबों के लिए घोषित आर्थिक पैकेज का लाभ उन तक पहुंचे, इसके लिए जरूरी कदम उठाने का आदेश दिया गया है की तिसरी वेव जी कदाचित एपिडेमियोलॉजिस्ट के अनुसार जुलाई या अगस्त महीने में तीसरी लहर आ सकती है। उससे पहले हमें पूरी तैयारी के साथ रहना होगा। बाद में ये नहीं होना चाहिए कि ऑक्सीजन या किसी और चीज की कमी महसूस हो। हे तिसऱ्या वेवच्या अगोदर अजिबात ऐकून घेतलं जाणार नाही। मुख्यमंत्री ने पलायन कर गए मजदूरों के वापस आने पर उनका रजिस्ट्रेशन करने के साथ इस बात की भी जांच करने को कहा है कि कहीं वो अपने साथ संक्रमण भी न ले आएं। साथ ही ये ख्याल रखने को कहा गया है कि उद्योग बंद न हो। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।